गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस। आज के इस सेशन में हम प्रेपोजिशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रेपोजिशन क्या होते हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। प्रीपोजिशन, जिसे हम हिंदी में संबंध सूचक प्रत्यय भी कहते हैं। देखिए गाइस, किसी भी चीज को जानने से पहले हमें उसकी डेफिनेशन देख लेनी चाहिए। गाइस, प्रेपोजिशन की जो डेफिनेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ए वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर a noun, pronoun to show its, गाइस ये जो its है ये हमने नाउन प्रोनाउन के लिए यूज किया है। कोरिलेशन, सहसंबंध, with other words of the sentence is called preposition. A word that is used before a noun pronoun to show its correlation with other words of the sentence is called preposition. यानी कि एक ऐसा शब्द जिसका यूज हम एक नाउन या प्रोनाउन से पहले करें और जो नाउन या प्रोनाउन का सह संबंध बाकी के अन्य शब्दों से बताए उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। गाइस, यहाँ पे मुझे इस तरह से लिखना चाहिए था। यानी कि सिंपल भाषा में अगर हम जाने तो एक प्रेपोजिशन को हमेशा हम एक नाउन या प्रोनाउन से पहले लिखते हैं, कभी भी नाउन या प्रोनाउन के बाद नहीं लिखते हैं। एक प्रीपोजिशन को, अगर कोई वर्ड प्रीपोजिशन है, उसको हम नाउन या प्रोनाउन से पहले लिखेंगे और वो जो शब्द होगा वो हमें नाउन प्रोनाउन का संबंध बताएगा बाकी के किन्हीं अन्य शब्दों के साथ। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? फॉर एग्जाम्पल गाइस, अगर मैं लिखूं राम इज डैश द रूम। अब आप इस सेंटेंस का जरा मीन्स निकालिए। इस सेंटेंस का मीन्स कुछ इस तरह से निकलेगा, राम कमरा है। राम कमरा, ये कुछ ठीक बात नहीं लग रही है। इस सेंटेंस को सही अर्थ देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन लगा देंगे। ओके गाइस, अब इस सेंटेंस का मीन्स निकालिए, राम कमरे में है। तो ये जो इन है ये हमारा प्रीपोजिशन है। दूसरी बात गाइस, रूम क्या हमारा नाउन होता है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा प्रेपोजिशन होता है उसका यूज नाउन या प्रोनाउन से पहले करते हैं। अब इस सेंटेंस का जो मीन्स निकलेगा वो कुछ इस तरह से निकलेगा, राम कमरे में है। तो ये प्रेपोजिशन क्या कर रहा है गाइस, प्रेपोजिशन एक और काम भी करते हैं, सब्जेक्ट की पोजीशन भी बताता है। जैसे इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम है। सब्जेक्ट वाक्य में और भी शब्द होते हैं उनकी भी पोजीशन बताता है। यहाँ पर गाइस इन क्या कर रहा है, प्रेपोजिशन राम की पोजीशन बता रहा है कि राम कहाँ है, कमरे में है। तो गाइस प्रेपोजिशन क्या करते हैं, हमारी पोजीशन भी बताते हैं। जैसे कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है प्रीपोजिशन, जो पोजीशन बताते हैं उन्हें भी हम प्रीपोजिशन कहते हैं। इन्हें यहाँ पे हमारी पोजीशन बता रहा है राम की कि राम कहाँ है, कमरे में है। अब जैसे कि मैं एक और सेंटेंस लिखूँ, आई सॉ ए स्नेक डैश द रोड। अगर आप इस सेंटेंस का मीन्स निकालें तो ये निकलेगा कि मैंने एक सांप सड़क देखा। सांप सड़क देखा, ये कोई बात थोड़ी ना, ये कोई मीन्स थोड़ी ना निकल रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पे एक वर्ड का यूज किया जो हमें पोजीशन बता रहा है। आई सॉ ए स्नेक ऑन द रोड, मैंने सड़क पर एक सांप को देखा है। तो ये वर्ड क्या कर रहा है, हमारी पोजीशन बता रहा है, इसलिए ये है हमारा प्रीपोजिशन। और रोड क्या है, रोड हमारा नाउन होता है।
यानी कि ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है। दूसरा जो पोजीशन बताए उसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन। आई सॉ ए स्नेक ऑन द रोड। अब हम अगर इसका अर्थ निकालेंगे तो अर्थ बिल्कुल ठीक निकलेगा कि मैंने एक सांप को सड़क पर देखा। यहाँ पर गाइस ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि एक प्रीपोजिशन का यूज हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन से पहले ही होता है। एक प्रीपोजिशन का यूज हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन से पहले ही होता है। इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे अगर मैं लिखूं शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्विमिंग इन द रिवर। तो गाइस अगर मैं पर्टिकुलर इस स्विमिंग वर्ड को देखूं और पूछूं कि स्विमिंग क्या है, तो मोस्टली स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं। वो ये बता देते हैं कि जो स्विमिंग है ये हमारी वर्ब है। लेकिन गाइस अगर जो स्टूडेंट जिसने प्रेपोजिशन को अच्छे से पढ़ा होगा तो वो स्विमिंग को नहीं दिखेगा, इसके आगे जो इन लगा है इसको देखेगा और वो सोचेगा कि ये प्रेपोजिशन होता है। अगर ये इन प्रेपोजिशन है तो इसके बाद जो भी आएगा वो नाउन या प्रोनाउन होगा। हम यहाँ पे स्विमिंग को नाउन कंसीडर करें। देखिए गाइस एक बात ये होती है, स्विम होती है हमारी वर्ब, लेकिन गाइस जब भी किसी वर्ब की जीरंड फॉर्म बनाते हैं, गाइस ये जो वर्ब है हमारी जीरंड फॉर्म में है, तब हम उसको एज ए नाउन कंसीडर करते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा गाइस कि जब भी किसी वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं तो उसको हम एज ए नाउन भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसमें देखिए आईएनजी लगा है, ये हमारे इस टाइम पे जीरंड है। जो वर्ब गाइस जीरंड बन जाते हैं फिर हम उनको एज ए नाउन कंसीडर करेंगे। अब कई स्टूडेंट्स क्या होंगे, वो ये बोल देते हैं कि जो स्विमिंग है यहाँ पे वर्ब है, लेकिन नहीं गाइस, हमें इसके आगे ये देखना है, ये इन है वो हमारा प्रेपोजिशन है अगर, और हमें पता है प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आता है, या फिर नाउन या प्रोनाउन से पहले ही प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। इसीलिए इस सेंटेंस में जो स्विमिंग है ये हमारा एज ए नाउन कंसीडर होगा, वर्ब नहीं होगा। गाइस मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, प्लीज कम इन, इस सेंटेंस में गाइस ये जो इन है ये हमारा एडवर्ब है। अब गाइस आप ये सोच रहे होंगे कि आपने तो पढ़ा इन प्रेपोजिशन होता है, फिर वो एडवर्ब कैसे हो गया। लेकिन गाइस अगर आप डिक्शनरी खोलेंगे तो आप डिक्शनरी में देखेंगे इनके आगे कुछ इस तरह से लिखा होता है, एडवर्ब ऑब्लिक प्रीपोजिशन। गाइस यहाँ पर आपको ध्यान बात ये रखनी है कि इन प्रेपोजिशन तब होता है जब उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन है, लेकिन इस सेंटेंस में देखिए इनके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन तो आया ही नहीं है, खाली इन ही आया। और गाइस जब मैंने आपको एडवर्ब पढ़ाए थे उस सेशन में मैंने आपको बताया था कि जब इन अकेला हमें स्थान बताता है तो वो हमारा एडवर्ब होता है। प्लीज कम इन, अंदर आइए। तो ये जो इन है ये हमें अकेला सेंस दे रहा है स्थान का, इसीलिए ये हमारा एडवर्ब है। इसी तरह से अगर गाइस मैं लिखूं आई हैव सीन हिम बिफोर, और मैं एक और सेंटेंस लिखूं शी हैड रीच्ड देयर बिफोर रन। ओके गाइस, इन दोनों सेंटेंस में बेसिकली डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो हमने बिफोर यूज किया है ये हमारा एडवर्ब है, क्योंकि आप देखिए ना बिफोर के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं आया है। ये प्रीपोजिशन तभी होगा जब इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन है, इसीलिए ये हमारा एडवर्ब है, खाली है बिफोर। और नीचे वाले सेंटेंस में सी हैज रीच्ड देयर, वह वहां पहुंची रानी से पहले, तो यहाँ पे रानी क्या हमारी नाउन है, और जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं वो हमारे प्रेपोजिशन होते हैं। यहाँ पर गाइस
हमें ये डिफरेंस समझना चाहिए कि कोई भी वर्ड है वो फंक्शन क्या कर रहा है किसी सेंटेंस में। जिस तरह से वो फंक्शन करेगा उसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि हाँ ये एडवर्ब है, क्या ये प्रेपोजिशन है। गाइस अब हम प्रेपोजिशन के काइंड्स की बात कर लेते हैं। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। देखिए जो नॉर्मल बुक्स होती हैं ग्रामर की उनमें हमें प्रेपोजिशन के 5 टाइप्स बता दिए जाते हैं, लेकिन गाइस अगर आप ऑथेंटिक बुक्स उठा के देखेंगे ग्रामर की तो उनमें 5 टाइप्स होती ही नहीं है। जो इंग्लैंड के राइटर होते हैं मोस्टली उन बुक्स में क्या होता है, हमें प्रेपोजिशन में 5 टाइप नहीं पढ़ने होते हैं। जो जनरली ग्रामर की बुक होती है उनमें क्या होता है, कुछ इस तरह से दिए होते हैं टाइप। फर्स्ट होता है हमारा सिंपल प्रीपोजिशन। इसमें आ जाता है हमारा इन, एट, ऑन, बाय, विद, ओवर, etc एक्सेट्रा। तो गाइस सिंपल प्रोपोजिशन के अंतर्गत हमें ये बता दिया जाता है कि इन है, एट है, ऑन है, बाय है, विद है, ओवर है। जो सिंपल होते हैं वो हमारे सिंपल प्रेपोजिशन होते हैं। दूसरी हमें कुछ इस तरह से बताया जाता है डबल प्रेपोजिशन। डबल प्रेपोजिशन के अंदर जैसे इनटू हो गया, अपॉन हो गया, जो दो सिंपल प्रेपोजिशन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम डबल प्रेपोजिशन कहते हैं। ऐसा कुछ हमें बताया जाता है। ऑन टू हो गया, आउट ऑफ हो गया, विद इन हो गया। तो ये जो होता है हमें सेकंड टाइप बताया जाता है ग्रामर की बुक्स में कि इन टू, अपॉन एंड, ऑन टू, आउट ऑफ, विद इन या एटसेट्रा जो भी है, ये हमें डबल प्रेपोजिशन बताए जाते हैं। थर्ड नंबर पे गाइस हमें बता दिया जाता है कंपाउंड प्रेपोजिशन के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि कंपाउंड प्रेपोजिशन वो होते हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं फिर बी ई से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि अलोंग है, इसमें ए आ रहा है, अक्रॉस है, मतलब वर्ड तो क्रॉस है ना, उसके आगे ए लग गया है। अहीड है, जैसे कि बिटवीन हो गया तो बी ई आ गया इसमें। बिहाइंड हो गया, बिसाइड हो गया। तो गाइस ये कुछ कंपाउंड प्रेपोजिशन होते हैं जो हमें इस तरह से बताए जाते हैं कि जिनके आगे ए आ जाए या फिर बी ई आ जाए तो वो हमारे कंपाउंड प्रेपोजिशन होते हैं। फोर्थ नंबर पे हमें बताया जाता है पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। इसमें क्या होता है, जिसमें आईएनजी लगी होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह जो हमें दिखते हैं वो हमारे आ जाते हैं प्रेपोजिशन। जैसे कंसीडरिंग हो गया, कंसर्निंग हो गया। तो गाइज इस तरह कुछ होते हैं प्रेपोजिशन जो हमें पार्टिसिपल प्रेपोजिशन में बता दिए जाते हैं। देखिए कंसीडरिंग होता है, उसका सेंस हम अबाउट से लेते हैं। जैसे कंसीडर योर हेल्थ, आपकी हेल्थ के बारे में, फिर आपके स्वास्थ्य के बारे में कंसीडरिंग होता है, इसको हम अबाउट के सेंस में भी ले सकते हैं। एक गाइस हमारा इसी तरह रिगार्डिंग भी होता है। रिगार्डिंग को भी गाइस हम अबाउट के ही सेंस में लेते हैं। कंसीडरिंग एंड रिगार्डिंग का जो मीन्स होता है मोस्टली सेम ही होता है। गाइस फिफ्थ नंबर पे जो हमें प्रेपोजिशन बताया जाता है वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स, एक या फिर इसको हम फ्रेज भी बोलते हैं, फ्रेज प्रेपोजिशन।
इसमें गाइस मतलब कि ऐसा बताया जाता है कि जो प्रेपोजिशन 2 या 3 शब्दों से मिलकर बने होते हैं वो इसमें आते हैं। जैसे कि ये हो गया अकॉर्डिंग टू, इन एडिशन टू, जैसे ओइंग टू हो गया, ड्यू टू हो गया। तो ये गाइस हमें बताए जाते हैं कि ये हमारे 5 टाइप होते हैं प्रीपोजिशन के। लेकिन गाइस अगर आप ऑथेंटिक ग्रामर की बुक्स पढ़ेंगे तो आपको इतने सारे टाइप पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने सारे टाइप उसमें नहीं माने गए हैं। उसमें केवल आपको ये बातें याद रखनी है कि जो प्रेपोजिशन होते हैं वो केवल 2 ही हमें याद रखने होते हैं। एक तो होते हैं हमारे सिंपल और दूसरे होते हैं हमारे फ्रेज। ये ही बातें हमें ध्यान रखिएगा। जो ऑथेंटिक ग्रामर की बुक्स होती हैं उनमें यही दिया जाता है कि प्रेपोजिशन के बारे में 2 ही बातें याद रखनी है कि वो एक तो सिंपल प्रेपोजिशन होते हैं, दूसरे हमारे फ्रेज प्रेपोजिशन होते हैं। अब गाइस हम सिंपल प्रेपोजिशन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। गाइस ये है हमारे कुछ एग्जांपल्स सिंपल प्रेपोजिशन के। गाइस वैसे तो सिंपल प्रेपोजिशन और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन है वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। जैसे गाइस इन हो, एट हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया, इनटू हो गया या फिर ऑन टू हो गया। ये भी गाइस हमारे सिंपल प्रेपोजिशन के अंतर्गत ही आते हैं। अप हो गया, अपॉन हो गया, विद हो गया, विद इन हो गया, बाय भी इसी में आता है, टिल, अनटिल ये दोनों भी इसी में आएंगे, फॉर भी इसमें आता है, सिंस भी हमारा सिंपल प्रेपोजिशन होता है, अबाव हो गया, ओवर हो गया, ब्लो हो गया, अंडर हो गया, डाउन हो गया। देखिए इसमें आपको एक और बात बता दूं कि अंडर एंड डाउन दोनों का मतलब नीचे ही होता है, लेकिन गाइस जब हम मोशन शो करते हैं तो डाउन हमें मोशन बताता है लेकिन अंडर हमें मोशन नहीं बताता। इसमें थोड़ा डिफरेंस ये होता है, आगे में चल के मैं आपको बताऊँगी। ऑफ हो गया, ये भी हमारा सिंपल प्रेपोजिशन होता है। फ्रॉम हो गया, टू, बिटवीन, अमोंग भी इसी में आता है। अक्रॉस हो गया, अलोंग हो गया, टुवार्ड्स हो गया, थ्रू हो गया, बिहाइंड हो गया, बिसाइड हो गया, बिसाइड्स हो गया। ठीक है, बिसाइड मीन्स होता है, बिसाइड्स मीन्स होता है के अतिरिक्त एंड बिसाइड मीन्स होता है समीप या पास। इन दोनों ये जो मीनिंग्स होते हैं गाइस सेम ही होती है, इसलिए स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन हमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। बिसाइड्स मीन्स होता है पास या समीप, लेकिन बिसाइड्स मीन्स होता है के अतिरिक्त। इसमें ड्यूरिंग भी आ जाता है। तो ये गाइस हमारे कुछ होते हैं सिंपल प्रेपोजिशन के एग्जाम्पल हैं। गाइस यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि हमें प्रेपोजिशन को कभी भी हिंदी मीनिंग के अकॉर्डिंग सेंस में नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ डाउन और अंडर दोनों का मीन्स नीचे होता है, अप का मतलब ऊपर होता है, ऑन का मतलब भी ऊपर होता है, ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, अबाव का मतलब भी ऊपर होता है। तो गाइस कभी भी हमें हिंदी के सेंस में प्रेपोजिशन को नहीं लेना चाहिए। इन सभी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है और उस डिफरेंस को ही हमें समझना है, प्लस रूल से नहीं समझना है। देखिए गाइस प्रेपोजिशन में जो आर्टिकल द के जो रूल्स होते हैं वो एक्चुअल में कोई रूल्स नहीं है, वो निकाले गए हैं। यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि हमें रूल्स को नहीं पढ़ना है। कहने का मतलब ये है रूल्स है वो तो हम निकाल देते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट करता है। एक्सप्रेशन क्या है? देखो गाइस इंग्लिश में क्या होता है एक्सप्रेशन, बहुत से एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जिसमें हम प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, उसमें कोई रूल ही नहीं लगता है, हमें इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता है। हर चीज़ में लॉजिक नहीं निकालना चाहिए। प्रेपोजिशन मतलब प्रेपोजिशन होता है, कंडीशन होती है ऐसी कि उस कंडीशन में प्रेपोजिशन ये लगेगा तो बस लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस अगर मैं कहूँ ब्यूटी बट होता है, सीयूटी कट होता है, तो पीयूटी पट क्यों नहीं हुआ, पुट क्यों? तो गाइस ये प्रोनाउंसिएशन के नियम होते हैं। अब हमें इसमें लॉजिक नहीं लगाना चाहिए कि ब्यूटी बट हो गया, सीयूटी कट हो गया तो पीयूटी पट क्यों नहीं हुआ, पुट क्यों हुआ। तो गाइस इंग्लिश जो प्रोनाउंसिएशन होती है उसके कुछ रूल्स होते हैं। उसी तरह से गाइस हम लोग क्या करते हैं प्रेपोजिशन के रूल्स निकाल लेते हैं। जब प्रेपोजिशन को हम पढ़ते हैं, सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं तो हम रूल निकाल के पढ़ते हैं ताकि प्रेपोजिशन ईजी हो जाए, लेकिन एक्चुअली कुछ रूल नहीं होते। कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जहाँ पर हमें वही प्रेपोजिशन का यूज़ करना है, उसमें फिर हमें लॉजिक नहीं लगाना है। गाइस देखिए इंग्लिश ऐसी ही होती है, हर जगह लॉजिक हमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि अगर हम किसी इंसान से गुस्सा हैं तो हम एंग्री विद लगा देते हैं, किसी वस्तु से गुस्सा है तो फिर एंग्री एट लगा देते हैं, कोई वस्तु ऊपर है उसको टच कर रही है तो ऑन लगा देते हैं, पूरी ढकी हुई है तो ओवर लगा देते हैं।
तो गाइस ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी प्रेपोजिशन ही कहलाती है। उसमें हमें लॉजिक नहीं लगाना। देखिए गाइस प्रेपोजिशन जो होता है बहुत ही बड़ा और ब्रॉड इसका एरिया होता है, लेकिन गाइस कभी कभार क्या होता है हम इसमें लॉजिक ढूंढने लग जाते हैं बहुत सी चीज़ों में, जिससे हम खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा सेंटेंस जो हम पढ़ रहे होते हैं वो भी सब खराब हो जाता है। तो गाइस जो चीज़ जैसी है हमें उसे वैसे ही रहने देना चाहिए। और जैसे अगर मैं गाइस कहूँ जोधपुर से तो हम लगाते हैं फ्रॉम जोधपुर। जैसे अगर मैं कहूँ जनवरी से पढ़ा रही हूँ तो हम कहेंगे सिंस जनवरी। अगर हम काम मशीन के द्वारा करते हैं तो बाई मशीन का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर मैं पेन से काम कर रही हूँ तो विद अ पेन का यूज़ करेंगे। ओवरऑल बात गाइस ये है कि हमें हर चीज़ में लॉजिक नहीं निकालना चाहिए। प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कुछ कंडीशंस होती हैं और रूल्स इसमें होते नहीं हैं, हम इसमें रूल्स निकाल देते हैं और वही रूल्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम प्रेपोजिशन थोड़ा इजी हो जाए। अब हम गाइस देखेंगे कि हमारे फ्रेज प्रेपोजिशन के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, उनको भी हम देखते हैं। गाइस ये हैं हमारे कुछ एग्जांपल फ्रेज प्रेपोजिशंस के। इसमें गाइस इन फ्रंट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इस तरह के प्रेपोजिशंस आते हैं, जिसके इन एडिशन टू हो गया, अलॉन्ग विद हो गया, बिकॉज ऑफ हो गया। देखिएगा इस एक बात आप ध्यान रखिएगा कि बिकॉज जो होता है वो हमारा कंजक्शन होता है, लेकिन अगर हम इसमें ऑफ लगा दें तो वो हमारा प्रीपोजिशन बन जाता है। ऑन टू हो गया, इन केस ऑफ हो गया, बाय मीन्स ऑफ हो गया, इन एनी केस। तो ये सब गाइस क्या होते हैं, ये सब हमारे फ्रेज प्रेपोजिशंस होते हैं और हमें इनको ही ध्यान में रखना चाहिए। एक और बात गाइस, हमसे एग्जाम में कभी भी ये नहीं पूछा जाता है कि बाय मीन्स ऑफ ये किस कैटेगरी का प्रेपोजिशन है। हमसे कभी भी कैटेगरी नहीं पूछी जाती है। अभी तक गाइस मैंने आपको जितने भी प्रेपोजिशन पढ़ाए, मैंने अभी आपको गाइस यूज़ नहीं बताया, यूज़ मैं आगे आपको बताऊँगी। अभी हमें केवल इतना जानना है कि प्रेपोजिशन क्या है और किसी सेंटेंस में अगर प्रेपोजिशन आए तो हम उसे पहचान लें। कोई भी वर्ड है, किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन है तो क्यों है, अगर वो कंजक्शन है तो क्यों है, वो एडवर्ब है तो क्यों है। ये सारी बातें गाइस अभी हमें पता होनी चाहिए। अभी तक जितने भी हमने प्रेपोजिशन पढ़े हैं उसमें हमें ये जानना आना चाहिए कि कोई वर्ड है प्रेपोजिशन है या नहीं है। इतना ही अभी हमारे लिए काफ़ी है। हम ये जान लें कि कोई वर्ड है वो प्रेपोजिशन है या नहीं है। एग्जाम में कभी हमसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि प्रेपोजिशन क्या होता है या फिर इन स्पाइट ऑफ ये किस तरह का प्रेपोजिशन है। कैटेगरी कभी नहीं पूछी जाती है, लेकिन नॉलेज के लिए हमें ये आनी चाहिए। तो गाइस कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, जो बातें हमें जान लेनी चाहिए लेकिन उनके पीछे ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब गाइस ये हमारे कुछ प्रेपोजिशन हैं, उनके फंक्शन के आधार पर। काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। गाइस प्रेपोजिशन के फंक्शन के बेस पर भी उन्हें इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, उनको भी आप जान लीजिए। फर्स्ट होती है हमारी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, यानी कि जो प्रेपोजिशन हमें टाइम बताते हैं वो हमारे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कहलाते हैं। सिंपल, जैसे कि एट हो गया, एट 6 o'clock, एट 7 o'clock हम ऐसा बोलते हैं। ऑन हो गया, बाई हो गया ऐसे बोलते हैं। ऑन मंडे या फिर बाई संडे हम फ्यूचर के सेंस में बोलते हैं। जैसे कि टिल हो गया, अनटिल हो गया, टिल 9 o'clock, इस तरह से भी हम बोलते हैं। अनटिल हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया। फॉर का यूज़ गाइस हम टाइम ऑफ पीरियड के लिए करते हैं। एंड सिंस का यूज़ हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। फॉर का यूज़ हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। सो गाइस कहने का मतलब ये है कि ऐसे प्रेपोजिशन जो हमें टाइम बताते हैं वो हमारे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारा आता है प्रेपोजिशन ऑफ शोइंग प्लेस एंड पोजीशन, यानी कि ऐसे प्रेपोजिशन जो प्लेस को शो करते हैं या फिर पोजीशन को हमें बताते हैं। इसमें गाइस एट भी आता है, ऑन भी आता है, इन भी आता है। यानी कि एट, ऑन और इन ये हमें प्लेसेस के बारे में बताते हैं एंड ये हमें टाइम के बारे में बताते हैं। जैसे मैं लिखूँ एट भोगांव, इन मैनपुरी, बिसाइड हो गया, ऐसे कम एंड सिट बिसाइड मी, बिहाइंड हो गया, बिटवीन हो गया, बीच में, अगेंस्ट हो गया, अलॉन्ग हो गया, अक्रॉस हो गया एंड बाई हो गया। ये सारे गाइस हमारे प्लेस बताते हैं, प्लेस को शो करते हैं, प्लेस से पहले लिखे जाते हैं। इसीलिए ये हमारी प्रेपोजिशन ऑफ शोइंग प्लेस एंड पोजीशन कहलाते हैं। थर्ड कैटेगरी होती है इनकी प्रेपोजिशन शोइंग मोशन एंड मूवमेंट, यानी कि जो मोशन दिखाए फिर मूवमेंट दिखाए उन प्रेपोजिशन कहते हैं हम प्रेपोजिशन ऑफ मोशन एंड मूवमेंट। इसमें गाइस इनटू आ जाएगा। देखिए जब
अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तब हम इनटू का यूज़ करते हैं। अपॉन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम नीचे से बाहरी सतह पर आते हैं। ऑन टू है, इसी तरह से अप का यूज़ है, डाउन का भी यूज़ है। जैसे गाइज मैंने आपको बताया अंडर एंड डाउन दोनों का मतलब नीचे ही होता है, लेकिन गाइज जो डाउन होता है वो हमें मोशन शो करता है, लेकिन अंडर जो होता है वो हमें मोशन शो नहीं करता है। इसी तरह से गाइज हमारे 4th नंबर की जो कैटेगरी होती है वो होती है हमारी प्रेपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो कोई इंस्ट्रूमेंट से अगर हम कोई काम करते हैं उनसे पहले जो प्रोपोजिशन यूज होते हैं, जैसे विद या फिर बाय है। जैसे कि मैं चाकू से सेब काट रही हूँ, मैं चाकू से सेब काटती हूँ। 2000 का आई कट द एप्पल बाय द नाइफ, सॉरी विद द नाइफ। अगर हम पेन से काम करते हैं तो हम कहते हैं विद अ पेन। अगर हम किसी मशीन से काम करते हैं तो हम बाय मशीन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी गाइस आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, हमसे कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा बाय है वो किस तरह का प्रेपोजिशन है, किस कैटेगरी में आता है। कैटेगरी गाइस कभी नहीं पूछी जाती है, इन सब से हमें बचना चाहिए। मेन फोकस हमारा इस पे होना चाहिए कि कोई भी वर्ड प्रेपोजिशन है तो क्यों है, प्रेपोजिशन नहीं है तो क्यों है, और इनके यूजेस क्या क्या है। इन सारी बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। और गाइस हमें केवल उतना ही पढ़ना चाहिए जितने हमारी रिक्वायर है। ऐसा नहीं प्रेपोजिशन पढ़े तो प्रेपोजिशन पर PhD करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना हमारे लिए ज़रूरी है हमें उतना ही पढ़ना है। अभी तक हमें ये जानना आना चाहिए, अभी तक जो हमने पढ़ा है, अभी तक गाइस मैंने आपको यूज़ नहीं कराए हैं, यूज़ वो मैं आगे चल के कराऊंगी आपको। अभी तक के जितने भी मैंने आपको प्रेपोजिशन पढ़ाया है उन सब में हमें जान लेना चाहिए, प्रेपोजिशन को पहचानना आना चाहिए, और आगे हम इसके यूज़ भी पढ़ेंगे। गाइस कभी कभी हमें प्रेपोजिशन को देख के ऐसा लगता है कुछ सेंटेंसेस में कि वो प्रेपोजिशन है, लेकिन गाइस वो फंक्शन अलग कर रहा होता है। कभी कभार गाइस सिचुएशंस अलग होती हैं और उसके अकॉर्डिंग हम फिर डिसाइड करते हैं कि जो वर्ड हमें दिया हुआ है वो प्रेपोजिशन है या फिर वो कंजक्शन है या फिर वो एडवर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, शी वर्कड हार्ड till 5 PM, यानी कि उसने 5 बजे तक मेहनत की। और गाइस अगर मैं सेकेंड सेंटेंस लिखूं, wait here till I come back। गाइज प्लीज़ इसको आप नोट डाउन कीजिए और ये बताइए इन दोनों सेंटेंसेस में इसमें भी टिल आया एंड इसमें भी टिल आया। अब कौन सा वाला टिल हमारा प्रेपोजिशन है एंड कौन सा वाला टिल हमारा कंजक्शन है, जल्दी बताइए गाइज, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी सेंटेंस में ये पहचान लें कि कोई भी वर्ड दिया हुआ है वो प्रेपोजिशन कब होता है एंड वो कंजक्शन कब होता है। आई होप आपने पहचान लिया होगा। हम पहले ऊपर वाले सेंटेंस की बात करते हैं। इसमें देखिए गाइस, शी वर्क हार्ड टिल 5 PM। अब इसके बाद हमें टाइम दिया हुआ है, और मैंने पिछले सेशन में भी आपको बताया है कि जब भी टाइम दिया होता है और इससे पहले हम जिस वर्ड का यूज़ करते हैं वो हमेशा हमारा प्रेपोजिशन होता है। इस वाले सेंटेंस की बात करें गाइस, तो वेट हियर टिल आई कम बैक, इंतजार करो जब तक मैं वापस आता हूँ। इस सेंटेंस में देखिए गाइस, वेट हियर टिल, ओके। अब ये क्या, आई क्या हमारा सब्जेक्ट, कम क्या हमारे वर्ब है, तो ये इतना एक नया सेंटेंस है। तो इस टाइम पर ये जो टिल होगा ये हमारा प्रेपोजिशन नहीं होगा, ये हमारा कंजक्शन होगा, बिकॉज ये दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। इसीलिए ऐसा जरूरी नहीं है गाइस कि जो चीज़ें हमें सेंटेंस में दिख रही हैं वो हमेशा प्रेपोजिशन हो। प्रेपोजिशन कभी कभार प्रेपोजिशन की तरह फंक्शन नहीं करते हैं, बहुत से सेंटेंसेस में वो अलग फंक्शन करते हैं। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि हमें अगर ये पता हो कि टिल प्रेपोजिशन है तो वो हर वक्त प्रेपोजिशन ही होगा। हम सेंटेंस देखेंगे, उसका सेंस देखेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि ये टिल हमारा कंजक्शन है एंड ये वाला टिल हमारा प्रेपोजिशन है। क्योंकि गाइस ऐसे एरर में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं और अगर पूछ लिया जाता है तो हमारी मोस्टली गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि हम अपना माइंडसेट यही करे बैठे होते हैं कि हाँ टिल, इन, ऑन ये सब हमारे प्रेपोजिशन ही होते हैं। लेकिन गाइस इससे इतना फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि वो किसी सेंटेंस में फंक्शन क्या कर रहे हैं। अब जैसे गाइस
बिफोर होता है, हमने बिफोर पढ़ा होता है, बिफोर कंजक्शन होता है, लेकिन गाइस बिफोर कभी कभार प्रेपोजिशन की तरह भी काम करता है। जैसे कि we reached there before 9 एंड सेकेंड सेंटेंस मैंने लिखा द पेशेंट had died before the doctor came. गाइस इन दोनों सेंटेंस को भी आप ध्यान से देखिए। वी रीच देयर टिल 9 AM। अब जैसा कि गाइस आपको पता है यहाँ पे टाइम आया हुआ है, इसीलिए ये जो बिफोर है ये ऑब्वियसली हमारा प्रेपोजिशन ही होगा। लेकिन गाइस ये जो नीचे वाला सेंटेंस है आप इसको ध्यान से देखिए। द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर कैम, डॉक्टर के आने से पहले। गाइस ये इतना पोर्शन हमारा अलग सेंटेंस है एंड ये इतना पोर्शन हमारा अलग सेंटेंस है। डॉक्टर क्या हमारा सब्जेक्ट एंड केम क्या है हमारी वर्ब है। तो गाइस जब सब्जेक्ट और वर्ब साथ में आते हैं तो वो एक सेंटेंस बन जाता है। इसीलिए गाइस ये बिफोर है यहाँ पर कंजक्शन की तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि प्रेपोजिशन तब होगा कोई वर्ड जब उसके पीछे टाइम दिया और फिर कोई नाउन या प्रोनाउन दिया हो, लेकिन कोई वर्ड अगर प्रेपोजिशन नहीं है वो तब नहीं हो सकता है जब उसके पीछे कोई नाउन या प्रोनाउन ना आए। दूसरी बात, अगर उसके पीछे कोई सेंटेंस दिया है और उसके आगे कोई सेंटेंस दिया है, अगर वो दो वर्डों को जोड़ रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो उस वक्त पे वो हमारा कंजक्शन होता है। अब गाइस आप में से बहुत लोग इस बात पर कंफ्यूज होंगे कि हमने तो पढ़ा था बिफोर प्रेपोजिशन होता है। तो गाइस अगर आप डिक्शनरी खोल के देखेंगे तो आपको उस पर कुछ इस तरह से लिखा मिलेगा। ये हमारा प्रेपोजिशन भी होता है, कंजक्शन भी होता है, ये हमारा एडवर्ब भी होता है। जब बिफोर खाली हमें टाइम बताता है तो वो उस टाइम पे हमारा एडवर्ब होगा। ये मैंने आपको एडवर्ब वाले सेशन में बताया भी था। अब गाइस फॉर एग्जांपल हम अब की बात करते हैं। अब हमें पता है प्रेपोजिशन होता है, लेकिन वो किस कंडीशन में प्रेपोजिशन होता है हमें ये भी याद रखना चाहिए। जैसे कहूँगा दे वेंट अप, एक सेंटेंस ये होगी, सेकेंड सेंटेंस लिखा दे वेंट अप द हिल। अब गाइस इस सेंटेंस में भी आप ध्यान रखिए, दे वेंट अप, बे ऊपर गई। यहाँ पर गाइस ये जो अप है ये हमें अकेला स्थान बता रहा है, अकेला प्लेस बता रहा है। इसके पीछे कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं आया है, तो ऑब्वियसली प्रेपोजिशन तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, कंजक्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके बाद कोई सेंटेंस ही नहीं आया है। तो इसका मतलब ये जो अप है हमें अकेला स्थान बता रहा है, इसीलिए ये हमारा हो गया एडवर्ब। एंड सेकेंड वाले सेंटेंस में दे वेंट अप द हिल। अब हिल क्या होता है, ये हमारा नाउन भी तो होता है, क्योंकि नाउन से पहले हम हमेशा प्रेपोजिशन या फिर प्रोनाउन से पहले हमेशा प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, इसीलिए जो अप होगा हमारा प्रेपोजिशन होगा, क्योंकि हम प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन का ही यूज़ करते हैं। तो गाइस ये कुछ बेसिक बातें होती हैं जो हमें याद रखनी चाहिए कि कोई वर्ड कब प्रेपोजिशन होता है, कब कंजक्शन होता है, कब कोई वर्ड एडवर्ब होता है। ये सारी बातें हमें आ जानी चाहिए। गाइस कभी कभी क्या होता है हम बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, मतलब कि हम पढ़ते हैं लेकिन अगर हम कहीं एक्सेप्शंस देखते हैं तो हमें यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर गाइस जैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें गाइस क्या होता है, इसमें नाउन आता है। अब गाइस आपको एक और बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमने नाउन पढ़ा तो नाउन को केवल उतना ही स्टडी करना है जितना हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी है। ज़्यादा नाउन में नहीं घुसना,
ना ही हमें नाउन के जेंडर पूछने हैं। हमारे एग्जाम में जेंडर्स नहीं आते हैं, जेंडर्स तो हमें 6-7 क्लास में पढ़ाए जाते हैं, वो तो हमें ऑब्वियसली आने ही चाहिए। अभी हम गाइस उतनी स्टडी कर रहे हैं जितने हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरे नंबर में इसमें प्रोनाउन होता है, इसमें वर्ब आता है, एडवर्ब आता है, एडजेक्टिव आता है, उसके बाद इसमें प्रेपोजिशन आता है, कंजक्शन होता है इसमें, उसके बाद आता है इंटरजेक्शन। ये 8 होते हैं ओवरऑल, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये 8 होती हैं हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच। गाइस दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा, दुनिया का कोई भी सेंटेंस, उसमें हमने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वो वर्ड्स इन 8 में से ही कोई एक होंगे। अब गाइस कभी कभार हमें कंफ्यूजन हो जाती है, जैसे कि जब मैं छोटी थी तो मैंने ए और एन पढ़े थे, ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं। ओके गाइस, अब एक दूसरे टीचर आए, उन्होंने बताया ये डिटरमाइनर होते हैं। अब एक तीसरे टीचर आए, उन्होंने मुझे ये बताया कि वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। तो गाइस यहाँ बस ये है, मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी कि ए और एन कोई बताता है आर्टिकल भी होते हैं, ए और एन डिटरमाइनर्स भी होते हैं, ए और एन एडजेक्टिव भी होते हैं हमारे। लेकिन गाइस बाद में आगे जाके मुझे ये पता चला कि समझ तो मैं गलत रही थी, क्योंकि एन क्या होते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल हमारे किस में आते हैं, डिटरमाइनर में, और पूरा डिटरमाइनर जो होता है वो किस में आता है, हमारा एडजेक्टिव में ही तो आता है। तीनों टीचर्स ने मुझे सही बताया था, लेकिन मैंने ही ठीक से नहीं समझा था, इसीलिए मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रहा था। ए और एन हमारे आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स हमारे डिटरमाइनर के अंतर्गत आते हैं, और जो पूरा डिटरमाइनर का पोर्शन होता है वो हमारा एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। तो बात तो तीनों की सही थी। कभी कभार गाइस क्या होता है, हमें कंफ्यूजन हो जाती है, कोई वर्ड को हम पढ़ते हैं। अब हमेशा एक बात याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, उसमें जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो इसी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई एक होगा। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। आज की क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस एंड थैंक यू सो मच।